नमस्कार दोस्तों, मैं दीनदयाल सुतार आपके अपने YouTube चैनल सुतार क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो 1909 का अधिनियम रहेगा, यानी भारत शासन सुधार अधिनियम 1909, उसके बारे में बात करेंगे। यानी 1909 के अधिनियम भारत क्यों भेजा गया था, यहाँ भारत क्यों आया था, इसके पीछे क्या कारण थे और 1909 का अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले बात करेंगे 1909 का अधिनियम, यानी भारत शासन सुधार अधिनियम 1909। यानी इस 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के निर्माण में मार्ले मिंटो यानी दो अंग्रेज अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी सबसे पहले बात करेंगे मार्ले कौन था। मार्ले 1909 के दौरान यानी 1909 के समय में भारत का या भारत सचिव था और मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। इन दो अंग्रेज अधिकारियों के सहयोग से ही इस 1909 के अधिनियम की रूपरेखा तैयार की गई थी और इनके अधिक सहयोग के कारण ही 1909 का अधिनियम भारत में आया था, यानी शासन सुधार करने के लिए। तो अब 1909 के अधिनियम यानी भारत आ गया था और उसके पीछे क्या कारण थे, यानी 1909 के अधिनियम के भारत आने के क्या कारण थे। 1909 अधिनियम के कारण, यानी 1909 अधिनियम के गठन के कारण, यानी 1909 का अधिनियम का गठन क्यों किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी मार्ले मिंटो दो व्यक्तियों के द्वारा 1909 का अधिनियम क्यों तैयार किया था, इसके पीछे क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था करम दल का प्रभाव कम करना। पहला कारण था गरम दल का प्रभाव कम करना। तो गरम दल को या गरम दल का प्रभाव कम करना, और ये दोनों कांग्रेस के दल थे जो, यानी इन दो दलों का विभाजन, इन दो दलों का गठन 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद हुए थे। और इस 1907 के कांग्रेस अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस का जो विभाजन था वो दो दलों में हो गया, एक गरम दल और नरम दल। इन दो दलों में होने के कारण नरम दल एक तरफ तो अंग्रेज सरकार गरम दल का प्रभाव, यानी कांग्रेस से गरम दल का प्रभाव पूरी तरह से कम करना या पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी, और दूसरी तरफ जो नरम दल था, नरम दल वो ब्रिटिश शासन की नीतियों का अनुसरण करता था, ब्रिटिश शासन की नीतियों की पालना करता था, उनकी तरफदारी करता था। और नरम दल को क्या करना था, अपनी तरफ मिलाकर उसको संतुष्ट करना था, उस समुदाय को यानी अपनी तरफ से लाभ पहुंचाकर उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, और जिससे उनको तो लाभ प्राप्त होगा, यानी अंग्रेज सरकार को तो लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इस प्रकार भारतीय जो समुदाय थे उनमें फूट पैदा होगी। ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, नरमपंथियों और मुसलमानों को
ब्रिटिश सरकार नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच देकर, यानी इन दोनों समुदाय के लोगों को लालच देकर अपनी तरफ आकर्षित करके, और जो उस समय राष्ट्रवाद की भावना यानी उग्र रूप धारण कर चुकी थी, उस राष्ट्रवाद की भावना को इन दोनों समुदाय को लालच देकर राष्ट्रवाद की भावना को या राष्ट्रवाद के उफान को ख़त्म करना चाहते थे, या हिंदुओं में और जो भारत के कुछ समुदाय थे उन समुदायों में फूट डालकर या लड़ाई झगड़ा कर इन दोनों समुदायों को लड़ाना। यानी इस अधिनियम के तहत भारत में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम चुनावी प्रणाली का या चुनावी प्रणाली के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को अपनाया गया था। और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट सरकार की जो व्यवस्थापिका थी, उन व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया। व्यवस्थापिका सभा का मतलब, विस्तार का मतलब है सदस्य संख्या, यानी इस व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का विस्तार किया गया था। यानी व्यवस्थापिका सभा का विस्तार का मतलब है सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करना, यानी निर्वाचित होने वाले और मनोनीत होने वाले और पदेन सदस्य इन सभी सदस्यों की संख्या में क्या किया गया, यानी बढ़ोतरी या उन संख्या में वृद्धि की गई थी। और तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है, यानी प्रांतों में क्या किया गया, पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत, पहले सरकारी अधिकारियों या सरकारी सदस्यों को ही मनोनीत किया जाता था, यानी सम्मिलित किया जाता, लेकिन अब गैर सरकारी से यानी सरकारी अधिकारी के अलावा अन्य जो सामान्य लोग थे उनको भी इस प्रांतों की जो भी परिषद है उनमें पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का वर्चस्व का मतलब है, यानी उनको शामिल किया गया है, उनके सुझाव को रखा गया था। और चौथी जो इसकी विशेषता है, 1909 के अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार और मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। और चौथी जो इसकी विशेषता थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाना, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इसके तहत मुस्लिम समुदाय जमींदार वर्ग को यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाना, यानी 1909 के अधिनियम के तहत, और मुस्लिमों को या मुस्लिम समुदाय को और जमींदार वर्ग को, व्यापारियों को क्या किया गया, यानी इन तीन समुदाय को यानी इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। क्योंकि मुस्लिम लीग के यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, यानी मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। और मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे सलीमुल्लाह आगा खां, वो यानी लॉर्ड मिंटो से मिलने ढाका गए थे। और लॉर्ड मिंटो को यह सुझाव दिया कि हमने आपकी राज्य की सेवाओं में अपना समर्पण निभाया है, इस कारण आप हमें अपनी जनसंख्या के अनुपात में हमें पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान करें। इस कारण लॉर्ड मिंटो के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ अपनाया गया, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। और जो इसकी पांचवी जो प्रमुख विशेषता थी, जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर की
कार्यकारिणी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा। यानी इस अधिनियम यानी पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद उसमें एक सदस्य कौन होगा? भारतीय। यानी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य भारतीय निर्वाचित या मनोनीत होगा और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाले भारत के पहले भारतीय व्यक्ति यानी गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे SP सिन्हा। पूरा यानी शॉर्टकट में नाम है SP सिन्हा। पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वो भारतीय व्यक्ति थे जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय नियुक्त हुए थे, क्योंकि इस परिषद में कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था। अब पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। यानी पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार और मत देने का अधिकार प्रदान किया और केंद्र तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों का विस्तार किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाना और मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुस्लिम समुदाय के अलावा जमींदार और व्यापारी वर्ग को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया और गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य भारतीय का प्रावधान किया। यानी एक भारतीय सदस्य नियुक्त या निर्वाचित किया। जो पहले भारतीय नियुक्त होने वाले SP सिन्हा थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और छठा जो इसकी मुख्य शर्त थी, इच्छुक उम्मीदवार तथा मतदाताओं के लिए योग्यता निश्चित करती। इच्छुक और उम्मीदवार थे जो अपनी इच्छा से यानी जनता के द्वारा बनाए जा सकते थे। अपनी इच्छा से यानी जो उम्मीदवार पद के लिए नियुक्त होता था उसके लिए तथा मतदाताओं के लिए मत प्रदान करने के लिए एक कठिन योग्यता निश्चित कर दी गई थी। अब हम बात करें पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम की आलोचना के आधार है, यानी ऐसे कौन कौन से आधार है जिसके कारण इस अधिनियम की आलोचना की जाती है। तो सबसे पहले यानी पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम की आलोचना भारतीय लोगों के द्वारा या भारतीय राजनेताओं के द्वारा क्यों की गई थी, इसके बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम की जो पहली आलोचना का आधार है वो है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। और जो दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन। यानी आलोचना के आधार का दूसरा बिंदु है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करना, यानी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान करने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। तीसरी थी इसकी दत्ता थे। इन मतदाताओं की संख्या को क्या किया, सीमित कर दिया गया था, लेकिन जो योग्यता थी वो योग्यता ऊंची रख दी गई। योग्यता बहुत कठिन कर, क्योंकि संसदीय संस्थाएं अपना ली गई थी। यानी केंद्र तथा प्रांत स्तर पर संसदीय संस्थाएं, जैसे आज संसदीय संस्थाओं के रूप में हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के रूप में हमने संसदीय संस्थाएं यानी मानते हैं, संसदीय संस्थाएं अपना ली गई। लेकिन क्या किया गया, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार जो पूरा का पूरा शासन अपने अंतर्गत करना चाहती थी, अपने
पास रखता, यानी पूरा शासन संचालन करने के लिए अपने पास अधिकार रखना चाहती। इस कारण संस्थाएं तो क्या कर दी गई संसदीय, लेकिन क्या नहीं किया गया, संसदीय शासन व्यवस्था को लागू नहीं कर दिया। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी मार्ले और मिंटो दोनों अपने आप से कुछ इस अधिनियम के बारे में कहते हैं। यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की आलोचना के जो आधार है हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे मार्ले ने मिंटो को अपने पत्र व्यवहार के दौरान इस अधिनियम के बारे में क्या कहा था, यानी इस अधिनियम के बारे में यानी किस प्रकार यानी अपने आप में यानी महत्वपूर्ण बताया यानी मार्ले ने इस अधिनियम को। तो इस कथन के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे कि मार्ले ने किस प्रकार या मार्ले मिंटो ने किस प्रकार भारतीय लोगों में या भारतीय समुदाय में फूट डालने का प्रयास किया था। मार्ले ने मिंटो से कहा, यानी अपने पत्र व्यवहार में पत्र लेकर कहा, हम यानी मार्ले ने अपने आप को स्वयं से कहा, यानी हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार नागदंत यानी अंग्रेज सरकार भारतीय वो जो हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय है उन दोनों समुदायों में क्या बोल रहे हैं, उन दोनों समुदाय को यानी लड़ाने के लिए, उन दोनों समुदायों में फूट डालने के लिए नागदंत का यानी नागदंत बो रहे हैं। और जिसकी क्या होगी, फसल बड़ी कड़ी भी होगी। फसल कड़ी होने का मतलब है जो आज हम देखते हैं, इस अधिनियम के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था। यानी इस अधिनियम की जो आज बात है, यानी मार्ले ने मिंटो से कहा था, उस अधिनियम की जो बात है या इस कथन की जो बात है वो है। इस प्रकार का जो ये कथन है वो इस अधिनियम को और अधिक आलोचना का आधार बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, कोशिश की है। और आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।